Hey there, I hope you all are doing fine. आज हम मेंटल टेस्ट स्कूल की शुरुआत करने जा रहे हैं. टाइपोलॉजिकल स्कूल में हम ऑलरेडी लॉम्ब्रोजियन स्कूल या फिर इटालियन स्कूल कवर कर चुके हैं. अब ये सेकेंड पार्ट है टाइपोलॉजिकल स्कूल का, जिसमें हम मेंटल टेस्टर स्कूल को कवर करने वाले हैं. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. इस मेंटल टेस्ट स्कूल्स को हम मेंटल डिफिशिएंसी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. अब यहाँ नाम से थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे माइंडसेट से, मेंटल कंडीशन से, साइकोलॉजी से, इन चीज़ों से कुछ ना कुछ रिलेशन है इस थ्योरी का. देखते हैं कैसे कैसे आगे बढ़ती जा रही ये चीज़ें. 1838 में जीना स्क्विरल, आई डोंट नो ये प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं, बट उन्होंने एक्सप्लेन किया था मेंटल डिफेक्ट नाम की अपनी एक बुक में. ये फ्रांस के थे, राइट. तो मेंटल डिफेक्ट करके इनकी एक बुक आई जिसमें इन्होंने डिस्टिंक्शन बताए थे किन दो चीज़ों के बीच में, कि मेंटल डिफेक्ट क्या होता है और मेंटल डिजीज़ क्या होती है. सिमिलरली यूएसए के आइजैक रे ने एक क्वेश्चन रेज किया था कि क्या क्रिमिनल एक्टिविटी जो कि उस पर्सन के द्वारा कर दी गई है जिसे सेक्शन का मतलब ही नहीं पता हो, जिससे अपने द्वारा किए गई एक्टिविटी का, क्रिमिनल एक्टिविटी का मतलब ही नहीं पता, वो बिल्कुल अनअवेयर है अपने एक्शन से, उस पर्सन को उस क्राइम के लिए लायबल ठहराया जाना, जिम्मेदार ठहराया जाना किस हद तक सही है. ये क्वेश्चन उन्होंने रेज़ किया था कि आप भी मानते होंगे अगर किसी पर्सन को क्राइम का नेचर पता ही नहीं है तो उसे ब्लेम करने का क्या मतलब है. वो अगर इंसेन है तो क्या उसे ब्लेम किया जाना सही है. ये क्वेश्चन आइजैक रे ने रेज़ किया था. मेडिकल साइंस का भी यही मानना है कि अगर कोई पर्सन मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है, वो समझ नहीं पा रहा है कि वो कर क्या रहा है एग्जैक्टली, अनसाउंड कंडीशन है उसके माइंड की, तो उसे उस क्राइम के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाना सही नहीं है. वहीं मेंटल रिटार्डेशन को हेरिडिटी वाला फैक्टर माना जाता है, मतलब कि ये ट्रांसफ़र होता है कहाँ से कहाँ, अपने पेरेंट्स से बच्चों में. तो फिर अगर इससे हमें कोप अप करना है, ये अगर बचाना है अपनी फ्यूचर जनरेशन को फ्रॉम बीइंग मेंटली रिटार्डेड, तो इमैस्कुलेशन और स्टेरिलाइजेशन जैसे फिनोमेना प्रोसेसेस सजेस्ट किए जाते थे. स्टेरिलाइजेशन कौन सी प्रोसेस थी? नसबंदी वाली प्रोसेस, राइट, इफ़ यू रिमेंबर दैट. मतलब कि वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी जो हमने पढ़ा था, स्टेरिलाइज कर दो पर्सन को, मेंटली रिटार्डेड पर्सन को, ताकि वो अपनी फ्यूचर जनरेशन में ये मेंटल रिटार्डेशन को ट्रांसफ़र ना कर पाए. अब ये किस हद तक सही था, कितना गलत था, ये सब कुछ थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है अभी भी, राइट. वी कांट से कि हाँ भाई ये है ही एकदम मेंटली रिटार्डेड पर्सन है कोई बच्चा तो उसका पेरेंट भी रिटार्डेड ही होगा, या फिर कोई पेरेंट रिटार्डेड है तो उसका प्रोजेनी भी, फ्यूचर जनरेशन भी रिटार्डेड होगी. तो डॉक्टर हैरी सी शार्प करके एक साइंटिस्ट आए थे, राइट. उन्होंने वेसेक्टोमी की थी मेल्स में एंड सेल्पिंजेक्टोमी की थी फीमेल्स में, ठीक है. तो वेसेक्टोमी जो होता है मेल स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. इसमें वाज डिफरेंस के एंड्स को कट कर दिया जाता है, देन लाइगेट यानी कि टाई कर दिया जाता है. ये पूरा फिनोमेना होता है. और सेल्पिंजेक्टोमी जो होता है वो फीमेल का स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. तो बस ये था, इतना ही था यहाँ पे. चलते हैं अगले स्लाइड में. ओके, बट बिफोर दैट कि और दो फैक्टर जो कि मेल न्यूट्रिशन और एनवायरनमेंट, इन दोनों को भी मेंटल रिटार्डेशन की वजह माना जाता था. लाइक अगर कोई चाइल्ड है, अगर उसे इन हिज मदर्स वूम प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले, प्रॉपर अच्छे से केयर ना मिले उसे बड़े होने पे, एक ख़राब एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, ट्रॉमेटाइज हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़नी ही थी. तो मुझे तो पर्सनली हेरिडिटी वाले से ज़्यादा ये दोनों कंडीशन सही लग रही है मेंटल रिटार्डेशन के लिए. आई वुड लाइक टू नो योर व्यूज़ एज वेल, ठीक है. 1899 में डॉक्टर हैरी सी शार्प, इन्होंने क्या परफॉर्म किया था? वेसेक्टोमी मेल्स में, जो भी हम पढ़ कर आ रहे हैं, और सेल्पिंजेक्टोमी फीमेल्स में, राइट. नाउ लेट अस सी ये क्या लिखा है. फाइन. मेंटल रिटार्डेड जो पर्सन होता है उसे ना बहुत इजीली क्राइम करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. तो एक मेंटली रिटार्डेड या फिर लेस इंटेलिजेंट पर्सन को बहुत ही आसानी से
किसी डेलिक्वेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है फ्रॉम बीइंग इंटेलिजेंट सिटीजन। ठीक है, तो मेंटली रिटार्डेड पर्सन ईजिली क्रिमिनल्स बनते हैं व्हेन कंपेयर विद दैट ऑफ दी वन विथ साउंड कंडीशन ऑफ माइंड। तो पहले क्या होता था ना, लो ग्रेड इंटेलिजेंस जो होता था उसको क्राइम से कोरिलेट कर दिया जाता था। ठीक है, बट देयर आर फ्यू हु कमिट द क्राइम बिकॉज ऑफ देयर फीबल माइंड। ठीक, दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेड। सदरलैंड ने सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल में एक स्टडी कंडक्ट की जहाँ से उन्हें ये पता चला कि 50% क्रिमिनल्स जो थे दे वर फीबल माइंडेड। अच्छा, अब ये टर्म बार बार यूज़ हो रहा है ना, फीबल माइंडेड, तो वो लोग जो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, मीन्स काइंड ऑफ स्टूपिड पीपल हु डोंट नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड क्या चीज़ गलत है, तो इसे हम बोलते हैं फीबल माइंडेड पीपल। फिर जो इंसेन पर्सन होता है ना, वो डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर सकता कि गलत क्या है सही क्या है ना, वो एक्ट्स के अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं जानता है। न्यूयॉर्क में 9000 क्रिमिनल्स के बीच में एक टेस्ट लिया गया। ठीक है, तो उस टेस्ट में ये पाया गया कि आउट ऑफ 9000 क्रिमिनल्स, कहाँ पे लिया गया था, न्यूयॉर्क में, ओनली 2.4% वर फाउंड टू बी मेंटली डिफेक्टिव। मतलब जो बाकी बचे हुए थे उनकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल थी, सिर्फ 2.4। कैन यू इमेजिन दैट 9000 पीपल एंड जस्ट 2.4, नॉट इवन 50% ऑफ देम। इतने कम लोग थे जो सिर्फ मेंटली रिटार्डेड थे। तो इससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं, ये पता लगा जा सकता है कि जो सीरियस डेलिक्वेंट्स होते हैं, सीरियस ऑफेंडर्स जो होते हैं ना, दे आर मोर इंटेलिजेंट देन द नॉर्मल पब्लिक। आपने देखा भी होगा कितनी अच्छी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ क्राइम कमिट किया जाता है। कभी कभी ऐसे तो कहा जाता है कि कोई परफेक्ट क्राइम नहीं होता है, बट ऐसा तो हो सकता है ना कि नियर परफेक्ट क्राइम भी हो। सीरियल किलर्स को देखना, खोजते खोजते बड़ी बड़ी पुलिस थक जाती है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, 12-13 से ऊपर मर्डर किए हुए हैं उन्होंने, आपने नाम भी सुना होगा, मैट बॉम्बर हो गया, रिचार्ड रेमिरेज हो गया, राइट। तो इन लोग को पकड़ना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, इस लेवल की इनकी इंटेलिजेंस होती है, इस लेवल का इनका आईक्यू होता है। तो हम ये नहीं बोल सकते ना, जनरलाइज तो नहीं कर सकते कि सिर्फ लो लेवल की जो आईक्यू वाले लोग होते हैं या फिर फीबल माइंडेड हो गए, मेंटली रिटार्डेड हो गए, वही क्रिमिनल्स हैं। वो तो चलो जानते ही नहीं है नेचर अपने एक्शन का, इसलिए क्राइम कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट दोज हु आर इंटेलिजेंट, जानबूझकर कर रहे हैं, राइट। तो वो परसेंटेज वहाँ पे ज़्यादा पाया गया था। फिर स्टडी जो एक कंडक्ट की गई थी विलियम हेले, डॉक्टर विलियम हेले के द्वारा, उन्होंने ये पाया कि 4000 केस स्टडीज़ उन्होंने ली थी, जो उन्होंने कंडक्ट की थी। कहाँ पे, शिकागो एंड बॉस्टन में। वहाँ पे उन्होंने ये पाया कि 72.5% नॉर्मल थे। अगेन यू कैन सी दैट ज़्यादा लोग तो नॉर्मली मिल रहे हैं ना, रिटार्डेड 13.5 ही थे। ठीक है, एक और स्टडी की गई 400 केसेस की। ठीक है, ओनली 2 वर मोरॉन्स, सिर्फ 2 ही थे जो ऐसे मेंटली रिटार्डेड या इस टाइप के थे। बस इतना ही है हमारे मेंटल टेस्ट स्कूल या फिर मेंटल डेफिशिएंसी थ्योरी में। आई होप दैट यू पीपल वुड कीप इन माइंड जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट या फिर कॉन्ट्रीब्यूटर्स का नाम यहाँ पे यूज़ हुआ है। वी कांट कॉल देम साइंटिस्ट, या कॉन्ट्रीब्यूटर्स का नाम यूज़ हुआ है, और ज़्यादा कुछ नहीं था इस थ्योरी में। लेट अस समराइज इट इन अ नटशेल। इस थ्योरी में बस इतना ही कहा गया है, या एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया गया है, क्या उन लोगों को जो मेंटली रिटार्डेड हैं, जो फीबल माइंडेड हैं, उन्हें अपने एक्टिविटी के लिए, इफ़ दे हैव कमिटेड सम क्राइम, तो क्या उस एक्शन के लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना सही है, बिकॉज दे आर अनअवेयर ऑफ द नेचर ऑफ क्राइम। तो ये चीज़ इसमें ज़्यादातर देखने को मिल रही है। यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी को क्रिमिनल की मेंटल स्टेट से कोरिलेट करते हुए देखा जा सकता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, कुछ तो नॉलेज आपको इसमें से गेन करने को मिली होगी। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, बाय।